नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी के करा चुके हैं और अपलोड को कर चुके हैं। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको टेट, सुपर टेट जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न कराते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, और वह कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था जीवाणु की खोज। तो पहला का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और विषाणु की खोज पूछे तो इम्यूनोवैक्सी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है, प्रश्न नंबर 2। और यह एक कणीय तत्व क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। दूसरा का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, और वह है संवहनीय वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे आता है। मतलब कि खनिज तत्व जो पानी होते हैं वो पेड़ पौधे में जड़ से पत्तियों तक किससे जाते हैं, वो आपको बताना है। तो वह जाते हैं किसके माध्यम से, तो जाइलम के माध्यम से। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। फ्लेम क्या करता है कि वो भोजन बनाता है, जो भी वो जड़ को देता है, यानी कि ये भोजन बनाकर यहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, और ये खनिज तत्व यहाँ पहुँचाने का कार्य करते हैं जाइलम। तो जाइलम फ्लोएम ध्यान रखिएगा, पौधे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। प्रश्न नंबर 4 है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है। तो सेल्सियस स्केल पर पूछ रहा है शरीर का तापमान कितना होता है मनुष्य का, तो वह 36.8 कहीं दिया रहता है, कहीं नहीं दिया रहता है। डिग्री सेल्सियस में होता है शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 होता है, ध्यान रखिएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है शरीर का तापमान। आगे चलते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है 5वां, सर्वदाता वर्ग में रक्तदाता का रक्त समूह होता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। तो सर्वदाता ओ वाला विकल्प, मतलब सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वो सभी को ब्लड देने का कार्य वो करता है, सभी से ब्लड लेने का कार्य ए भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 6 है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विकल्प आपके सामने है। तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टी वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं कशेरुक रज्जु में, आपको बताना है। तो वह कितनी 31 जोड़ी होती है। 7 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 8वां, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, तो 20 दांत जो हैं 2 बार निकलते हैं। सी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं, और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं वो आपको बताना है। तो विकल्प ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। हालांकि 28 दिया है, लेकिन 29 अस्थियां होती है, ध्यान रखिएगा। एक कंठ में अस्थि होती है, उसको भी जोड़ लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि खोपड़ी में 8, ऊपर वाले हिस्से में चेहरे में 14 अस्थियां होती है, तो 14, 8, 22, और 6 अस्थियाँ जो है कान में होती हैं, 3 इधर 3 इधर, तो 6 अस्थियाँ कान में हो गई, और 22, 6, 28, और एक अस्थि जो होती है वो कंठ वाली अस्थि होती है, तो 29 हो गई है। गिना दिया खोपड़ी की हड्डियों को। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो पैर की हड्डी कैसी होती है वो आपको बताना है। तो पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। टिबिया फिबुला नामक नाम सुने होंगे, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था।
फिबुला जो है पीछे वाली हड्डी होती है, टीबी आगे वाली हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 11, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 वर्ष की आयु किशोरावस्था आ जाती है, और किशोरावस्था आ जाती है तो भैया हड्डियों की संख्या कितनी होगी, इसमें से कोई नहीं, 206 हड्डियाँ हो जाती है फिर मनुष्य का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, इसमें से आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 का। तो 12 का हमारा विकल्प सी वाला विकल्प एंजाइम जो होता है उस प्रक्रिया को तेज करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है 13, विटामिन जो खट्टे फलों से प्राप्त पाया जाता है वह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, और कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी, स्कर्वी रोग जिसको कहते हैं। 13 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन किससे प्राप्त होता है आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। तो वह डहेलियों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है इल्यूनिन। तो 14 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक जो सेल में कौन सा पदार्थ आपको पाया जाता है, 15 का वो बताया जाता है, बताइए। तो 15 का डी वाला विकल्प जल जो है 80% हिस्सा जो है पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 16 है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, वो आपको बताना है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो वह होती है अंडवाहिनी में। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण निर्माण इसी से होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17। और आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो होता है क्रोमोमैग्रान मनुष्य जो होते हैं वो होते हैं आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। पूर्वज का मतलब जो अनुवांशिकी उनकी लक्षणें हमारे अंदर आई हुई है, विकास होकर धीरे धीरे विकसित हुआ है, उसी को कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है प्रश्न नंबर 18, तो वो प्राकृतिक वितरण जो होता है, वर्ण जो होता है या विकरण कह सकते हैं, वो विकास का मुख्य कारक माना जाता है। जिस प्रकृति क्षेत्र में आप होते हैं उस क्षेत्र की बात होती है। प्रश्न नंबर 19 है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, किसके कहते हैं, तो इसे किसे कहते हैं प्रश्न नंबर 19, और वह म्यूटिलिज्म इसको कहते हैं। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, इंग्लिश में नाम लिखा गया है। प्रश्न नंबर 20 है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, तो प्रश्न नंबर 20 का कशेरुक रज्जु जिसको कहते हैं वो हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जैसे अपने आप कुछ क्रियाएं होते हैं, जैसे आंखों का बंद होना, पसीना आना, आंखों से पानी आना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21 विकास का कारक है। विकास का कारक है विकल्प, इस पे से आपको ढूंढ कर बताना है कि विकास का कारक क्या है। तो वह है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, उसी को विकास का कारक मानते हैं। किसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 22, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, 22 प्रश्न कर रहा है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीजों तना काट के, ये देखिए ये प्रश्न थोड़ा गलत है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़िए इसको, कहाँ से टाइपिंग हो जाता है यार। प्रश्न नंबर 24, जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि देखिए जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं। प्रश्न नंबर 24 कर रहा है तो ये श्वास नहीं ले पाती हैं बाहर के, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो मर जाती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा उन लोगों को कमी मिल जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, आवास। तो 25 का हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये आवाज लिखा है, आवास होना चाहिए। ठीक। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 26, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है वो आपको बताना है 26 का। तो लोहा धातु होती है मायोग्लोबिन में। प्रश्न नंबर 27, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून, ब्लड जो होता है उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। तो 27 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और किडनी तो करता है खून को शुद्ध करने का कार्य। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है इसमें से आपको बताना है। तो विषाणु जनित रोग है, पूछा जाता है कई बार। लकमान टेनियर इसकी खोज किए थे, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बंदर की प्रजाति में ये सब देखने को मिला था। प्रश्न नंबर 30, एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा, यहाँ भी होना चाहिए वायरस, डी वाला विकल्प 30 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा एड्स ही होता है, तो डी वाला विकल्प जो है 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वारांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि भैया वारांधता एक कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं उसी को वारांधता कहा जाता है। लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं, उसी को वारांधता कहते हैं। तो वारांधता से पीड़ित हो सकते हैं पुरुष सबसे अधिक। क्यों हो सकते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। तो वो होता है उसमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, इसी कारण हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य में XY होता है जिसमें X एक ही क्रोमोजोम होता है। तो ध्यान रखिएगा इसी कारण। प्रश्न नंबर 33, स्पर्म कहाँ से मिलते हैं? स्पर्म कहाँ से मिलते हैं? प्रश्न नंबर 33 का रहा है और यह एक पेड़ों के माध्यम से मिलते हैं। तो सी वाला विकल्प 33 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, गेहूँ दिया है। गेहूँ की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है गेहूँ की खेती के लिए? तो नाइट्रोजन, जो यूरिया प्रयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हालांकि पोटास का भी प्रयोग किया जाए, पोटास होना चाहिए, पोटेशियम नहीं। प्रश्न नंबर 35, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे और पेड़ों का जो खाना तैयार होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है प्रश्न नंबर 36 का। और वो होगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 37 का। और वो होता है पुष्प। उसकी कलिका जो पुष्प होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 38, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपको बताना है 38 का। तो 38 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो सिकोया हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, सबसे लंबा होता है। और आगे चलते हैं, एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है आपको बताना है। तो एस्प्रिन क्या होता है? तो यह एंटीबायोटिक एक दवा होती है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 39 का।
प्रश्न नंबर 40, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, इसमें से आपको बताना है। तो 40 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 41, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट कर आमतौर के किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो किसके लिए? तो गन्ने के लिए। होता क्या है कि तना काट देने के बाद फिर उसमें से एक और पौधा निकलने लगता है, उसी को प्रवर्धन कह रहा है। तो गन्ने, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान ही है, पता है। 42 का संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। 42 प्रश्न कर रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 42 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार के लिए इसको हरगोविंद खुराना को पुरस्कार दिया गया था? 43 प्रश्न कर रहा, तो वह जीन के संश्लेषण से संबंधित इन्होंने जेनेटिक सिस्टम की खोज की थी, तो उसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाए इनका, नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 44, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के प्रयोग होने वाली अस्थि हास्य गैस, क्या लिखा है यार, हास्य गैस पूछ रहा है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हास्य गैस से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा। और इसका विकल्प जो होगा नाइट्रेट ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं, जो गैस छूटता है उसी को हास्य गैस, नाइट्रेट ऑक्साइड उसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 45, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो स्कार्बनिक अम्ल होता है। मसूड़े संबंधी जो रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं। खट्टे पदार्थों में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, प्रश्न नंबर 46 कह रहा है। तो क्यों किए जाते हैं? तो ये स्तनियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। डॉल्फिन हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, तो ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि मटर पौधा है। मटर पौधा इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। 47 का तो वो हमारा होगा साग, जो है साग जिसको कहते हैं मटर पौधा कहते हैं। भाजी खुद को नहीं कहते हैं, मटर पौधा उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कौन सा है? तो वह है TSH हार्मोन्स जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। तो ये थे आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट तीसरा का, वो भी समाप्त हो गए हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।